आज का एपिसोड जारी रखने से पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि पिछले 3-4 दिन से मैं कोई एपिसोड न बना सकी। मेरी दरअसल तबीयत खराब थी। मौसम बदल रहा है और तबीयत यदि आप ध्यान न दें तो खराब होना लाजमी है। इसी के चलते मैं पिछले 3-4 दिन से कोई एपिसोड न डाल सकी, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन अब मैं पूर्ण तरीके से स्वस्थ हूं और आप लोगों के सामने एपिसोड जारी रखने के लिए तैयार हूं। तो चलिए मेरे साथ। पिछला जो एपिसोड था वह था राहुल सांकृत्यायन जी की पुस्तक दिमागी गुलामी का चौथा लेख, जिसका शीर्षक था शिक्षा में आमूल परिवर्तन। उसका एक भाग हम पढ़ चुके थे। लेख क्योंकि लंबा था तो आज हम उसका दूसरा भाग बनाएंगे। लेकिन एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि पिछले एपिसोड में राहुल सांकृत्यायन जी ने किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को सामने रखा था शिक्षा के महत्व के चलते। सबसे पहले तो वे शारीरिक श्रम को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, जिसमें कुछ हिस्से हालांकि मुझे इम्प्रैक्टिकल लगे, लेकिन उसके बावजूद हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जिस वक्त राहुल सांकृत्यायन जी लिख रहे थे उस वक्त जो है सामंतशाही अपने चरम पर थी। मजदूर संगठन और किसान संगठन अपने अधिकारों की मांग के लिए बन चुके थे और शायद शारीरिक श्रम, फावड़ा लेकर जमीन खोदना या खुदाई करना, इस तरह के शारीरिक श्रम को राहुल सांकृत्यायन जी ने इसीलिए सामने रखा होगा कि इसके जरिए लोग जो है ये समझें कि किसान और मजदूर कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं, उनका जो श्रम है उसके महत्व को सामंतशाही समझ सके, क्योंकि उस वक्त स्कूल कॉलेजों में ज्यादातर उन्हीं के बच्चे पढ़ा करते थे। तो ऐसा मुझे आभास मिलता है। तो चलिए अब यहां से हम लेख आगे शुरू करते हैं। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हूल जौहार। तो हमने इसके अंदर अब तक जो टॉपिक कवर किए थे वह था शारीरिक श्रम और कृषि शिक्षा से संबंधित। तो आज इसका हम दूसरा सब टॉपिक लेते हैं, जो है उद्योग धंधों की शिक्षा। तो उद्योग धंधों की शिक्षा देने की बात, नए नए आईआईटी नहीं, आईटीआई पॉलिटेक्निक्स खोलने की बात हमारे प्रधान सेवक जी भी करते हैं। तो आखिर राहुल सांकृत्यायन जी उस बाबत कौन कौन से बिंदु हैं जो सामने रखते हैं, उन्हें भी हम पढ़ लेते हैं। पहले तो समूचा देश ही कल कारखानों में बहुत पिछड़ा हुआ है, किंतु बिहार तो और भी पिछड़ा हुआ है। इस प्रांत की पहली सरकार तो इस बात पर जरा भी ध्यान नहीं देती थी और साधारणतः जनता भी इससे उदासीन ही है। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो मैं चाहती हूं कि आप लोग नोट डाउन करें कि जनता का उदासीन होना। यदि जनता अपने अधिकारों के लिए सजग ना हो तो सरकारें कभी भी आपको आपके अधिकार नहीं देंगी। उसके लिए जनता का सजग होना ज्यादा जरूरी है। धनबाद में माइनिंग स्कूल है, लेकिन यदि विद्यार्थियों की सूची देखी जाए तो यह पता चल जाएगा कि करीब करीब सभी अबिहारी ही हैं। भारत ऐसे घनी आबादी के देश की मुक्ति उसके कल कारखानों की उन्नति पर निर्भर करती है। हर एक कमिश्नरी में एक औद्योगिक स्कूल 4 वर्ष के पाठ्यक्रम का अवश्य होना चाहिए। ऐसे स्कूलों में भर्ती होने के लिए विद्यार्थियों को मिडिल पास होना चाहिए। इसमें विषयों की शिक्षा स्थानीय आवश्यकता के अनुकूल होनी चाहिए। इनमें चीनी मिट्टी के पात्र, चमड़े का काम, शीशे का काम, धातु के पात्र, मिट्टी के पात्र, कागज बनाना, सिलाई का काम, बढ़ई का काम, रेशम का काम, व्यवहारिक इंजीनियरिंग और औद्योगिक रसायन शास्त्र तथा ऐसे ही दूसरे उपयोगी विषयों की शिक्षा होनी चाहिए। प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा, अब प्राइमरी स्कूल और जो मिडिल स्कूल होता है उसके किस तरीके से शिक्षा होनी चाहिए। बिना विलंब के निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा लड़के और लड़कियों के लिए शुरू कर देनी चाहिए। आवश्यक रुपए के लिए हम लोगों को चंदा मांगने और उधार लेना चाहिए, क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा नागरिकता का आवश्यक गुण है। इसके बिना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उन्नति के सब प्रयत्न बेकार होंगे। चंदा मांगने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये किन लोगों से वसूलना चाहिए इस बाबत उन्होंने कोई स्पष्टीकरण इस लेख में नहीं दिया है। लड़के और लड़कियों के लिए पृथक स्कूल का निर्माण खर्च को दूना कर देगा। तो यहाँ पर वे को एजुकेशन की बात कह रहे हैं, जो उस समय के विजन से काफी आगे की बात वे कर रहे हैं।
लड़कियों के लिए अलग स्कूल कॉलेज हुआ करता था और लड़कों के लिए या पुरुषों के लिए अलग स्कूल कॉलेज हुआ करता था। तो यहां पर उनका दूर दृष्टा होना दिखाई देता है कि वे को एजुकेशन की बात कर रहे हैं। 6 से 12 वर्ष तक सह शिक्षा में किसी भी उम्र किसी को उज्र नहीं होगा। भाषा, व्याकरण और हिसाब तथा दूसरे विषयों की शिक्षा के साथ हम लोगों को शारीरिक श्रम की शिक्षा भी आवश्यक आरंभ कर देनी चाहिए। इसमें धार्मिक शिक्षा की कोई जरूरत नहीं, किंतु नैतिक और राष्ट्रीय शिक्षाएं उन्हें ऐसी मिलनी चाहिए जो उन्हें राष्ट्रीयता सिखा सकें। और यहां पर राष्ट्रीय होना सरकार की भर्त्सना करके राजद्रोह का आरोप अपने ऊपर लगा लेना नहीं है। और यही बात उन्होंने हिंदू मुस्लिम समस्या के दौरान त्योहारों के लिए कही थी कि धार्मिक शिक्षा की कोई जरूरत नहीं होती, वह तो व्यक्तिगत मसला होता है। उसे पाठ्यक्रमों से जोड़ देना बिल्कुल भी उचित नहीं है। लेकिन जब मैं अपने स्कूल टाइम को याद करूं तो मैं पाती हूं कि जब छठी क्लास में मैं थी तो रामायण बतौर धार्मिक ग्रंथ हमें टेक्स्ट में लगा था। ना तो उसमें से कोई सवाल कभी पूछा जाता था ना कुछ, लेकिन वो पढ़ना अनिवार्य था। 7वीं कक्षा में महाभारत अनिवार्य थी और 8वीं कक्षा में पौराणिक कथाएं, जिसमें से रामायण महाभारत की कुछ चुनी हुई कहानियां थी, जैसे बकासुर वध, परीक्षित वध, इस तरह की चीजें उसमें जुड़ी हुई थी। तो हमारी शिक्षा में कहीं जो चूक है वो दिखाई देती है शुरू से ही। यूपी और पंजाब में हाई स्कूलों का पाठ्यक्रम प्राइमरी को मिलाकर 10 वर्ष का है। बिहार में 11 वर्ष की शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं। वर्नाकुलर और अंग्रेजी स्कूल के भेद रखने की कोई आवश्यकता नहीं। अंग्रेजी अनिवार्य दूसरी भाषा रहे, परंतु दूसरे विषयों की शिक्षा मात्र भाषा के माध्यम से हो। प्राचीन भाषाओं की पढ़ाई पर विशेष जोर न दिया जाए, किंतु विद्यार्थियों को गणित और विज्ञान के अतिरिक्त विषय के रूप में लेने के लिए उत्साहित किया जाए। तो प्राचीन भाषाओं को न पढ़ने की बात कर रहे हैं। कौन कौन सी प्राचीन भाषाएं हैं? क्या वे पाली हैं, वे संस्कृत हैं, कौन सी भाषाएं हैं, ये यहां पर कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो ये थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि पौराणिक भाषाओं के जानकार थे और पाली ग्रंथों से उन्होंने बौद्ध धर्म की जो बातें हैं वो ढूंढ ढूंढ कर निकाली हैं। तो इसलिए थोड़ा मुझे अजीब लगता है कि पौराणिक विषयों पर जोर न देना या भाषाओं पर जोर न देना। वे कह रहे हैं कि पाठ्यक्रम का हिस्सा जरूरी नहीं होना चाहिए। विश्वविद्यालय की शिक्षा, हमारी ये शिक्षा अधिक से अधिक उपयोगी विज्ञान के ज्ञान में वृद्धि करे। हमें सैद्धांतिक अध्ययन विज्ञान का करना चाहिए, लेकिन व्यवहारिक विज्ञान का ज्ञान हम विशेष रूप से प्राप्त करें। विज्ञान की शिक्षा के लिए किसी राष्ट्र को हर विद्यार्थी पर 1 रुपया खर्च करना पड़ता है। अतएव विज्ञान के स्नातकों को वकालत में प्रवेश करके इस रुपए का अपव्यय न करना चाहिए। तो यहां पर मुझे बिल्कुल वैसा ध्यान आ रहा है जैसे आपको याद हो, अगेन एग्जांपल फिल्म से दूंगी। फिल्म बहुत मशहूर है और सबने देखी होगी। फिल्म है 3 इडियट्स, जिसमें आमिर खान यही बात कहते हैं कि आप साइंस पढ़ते हैं, उसके बाद आप MBA करते हैं और उसके बाद बैंक में नौकरी करते हैं, तो साइंस पढ़ने का मतलब क्या है? ये कुछ वैसा ही है। प्रोफेसर की नियुक्ति स्पर्धामय परीक्षाएं यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस से होनी चाहिए। शिक्षा संबंधी संस्थाओं में जाति या वर्ग का भाव लाना बहुत हानिकारक होगा। ऑनर्स और पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस की शिक्षा उन्हीं प्रोफेसरों से दिलानी चाहिए जो अपने विषय में कुछ मौलिक अन्वेषण कर रहे हों, अर्थात ओरिजिनलिटी या मौलिक खोज कर रहे हों। यदि कोई अध्यापक कोई मौलिक लेख किसी प्रमाणित पत्र में नहीं प्रकाशित करता हो तो उसे उन क्लासों के पढ़ाने का अधिकार न होना चाहिए। और यहां पर मैं आपको बता दूं, जो रतन जी भी अक्सर बोलते हैं, हिंदू कॉलेज में जो प्रिंसिपल साहिबा हैं वो सिर्फ 12वीं क्लास की 4 लेखकों के साथ मिलकर लिखी गई कुंजी के दम पर प्रिंसिपल बन गई हैं। तो ये तो धांधलियां हैं, उनका कोई मौलिक शोध नहीं है। और रतन जी के 10 पुस्तकें मौलिक शोध के रूप में प्रकाशित हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी उनकी एलिजिबिलिटी मानने से इनकार कर दिया गया है। तो किस तरह का ये भेदभाव होता है विश्वविद्यालयों में, ये भी इस लेख के साथ साथ समझते चलिए।
प्राचीन भाषाओं की शिक्षा के लिए अंग्रेजी जानने की आवश्यकता पर जोर न देना चाहिए। पुराने ढंग का पंडित या मौलवी अपने विषय को किसी MA से अधिक योग्यता पूर्वक पढ़ा सकता है और अंग्रेजी के माध्यम द्वारा संस्कृत पढ़ाने का कोई अर्थ नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन लगता है, विरोधाभास लगता है। पंडित मौलवी की बात कर रहे हैं तो पंडित जी जिस तरह के ग्रंथ पढ़ाते हैं वो भी हम जानते हैं, किस तरह के पुराणों में से क्या क्या निकालते हैं, मनुस्मृतियां पढ़ाते हैं। तो थोड़ा अजीब लग रहा है ये मुझे, या मैं हो सकता है इस बात को ठीक से समझ ना पा रही हूं। अगर आप में से किसी को समझ आती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर हमारा भी ज्ञान बढ़ाएं। मैं इस बात को समझता हूं कि पुराने ढंग से पंडित या मौलवी ऐतिहासिक या वैज्ञानिक पहलुओं में अपने विषयों से परिचित नहीं होते हैं, किंतु ऑनर्स और पोस्ट ग्रेजुएट के प्रोफेसरों को रिसर्च स्कॉलर होना चाहिए। सभी भारतीय विश्वविद्यालयों में चांसलर, वाइस चांसलर या गवर्नर होते हैं। प्राचीन काल में ऐसे संबंध में कोई उद्देश्य रहा होगा, किंतु अब जबकि शिक्षा निर्वाचित मंत्रियों के हाथ में रख दी गई है तो पुरानी परिपाटी का परिचालन करना आवश्यक नहीं है। हम लोगों को एक वैधानिक चांसलर रखना चाहिए जिसमें इतने गुण हों और इतना सभ्य हो कि वे विश्वविद्यालय की शिक्षा को अच्छी तरह संभाल सके। बिहार के विश्वविद्यालय का प्रबंध सभी विश्वविद्यालयों के प्रबंध से खराब है। तो ये 1944 का लिखा हुआ लेख है। और उस टाइम में भी लोग बोला करते थे कि वहां का जो साइंस कॉलेज है बिहार का वो बहुत नामी गिरामी हुआ करता था, लेकिन इस लेख को पढ़ने के बाद वो भ्रम मेरा टूट रहा है। कोई भी पुरुष जो अफसरों की नजर में वाइस चांसलर होने के योग्य हो वे उसका वाइस चांसलर बना दिया जाता है। दरअसल वाइस चांसलर का पद भी एक प्रकार की राजभक्ति सूचक प्रतिष्ठा है जिसे सरकार अपने भक्तों के ऊपर सम्राट की दी हुई पदवियों के समान दे दिया करती है। और बेहद अफसोस की बात है कि दोबारा वही चीज प्रचलन में आ चुकी है। ये इतना आसान काम समझा जाता है कि कुछ मिनटों में ही वाइस चांसलर अपना राग आलाप जाते हैं, क्योंकि अवैतनिक वाइस चांसलर को अपने पेशे से तो फुर्सत मिलती ही नहीं। हम लोग आसानी से अपने पड़ोसी प्रांत यूपी के विश्वविद्यालयों से संबंध में बहुत कुछ सीख सकते हैं। शायद BHU की बात कर रहे हैं। पिछड़ी जातियों की शिक्षा निशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा होने पर भी ऊंची शिक्षा तो खर्चीली होगी ही। तो यहां पर नया विषय पिछड़ी जातियों की शिक्षा के तहत वे बोल रहे हैं। पिछड़े हुए वर्ग इसका खर्च नहीं जुटा सकते क्योंकि उनकी आर्थिक अवस्था बहुत गिरी हुई है। शिक्षा में उनकी कोई उन्नति नहीं हो सकती है जब तक कि सरकार उनके होनहार विद्यार्थियों को सहायता न दे। मैं जानता हूं कि सरकार के पास इतने रुपए ना रह जाएंगे कि पिछड़ी जातियों के बच्चों के लिए एक शिक्षा का प्रबंध कर सके, पर हमें उनके लिए अवश्य कुछ करना चाहिए। वे सदैव सामाजिक अन्याय से ही न दबे रह जाए। हमें यह अवश्य देखना है पिछड़ी हुई जातियों के वे सब छात्र जो प्रारंभिक या माध्यमिक परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी में पास हों उच्च शिक्षा के लिए सरकारी वृत्तियों के अधिकारी समझे जाएं। तो यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन जी एक बहुत अच्छे बिंदु को उभार रहे हैं। वे ये कि हर एक तक मदद पहुंचाना कई बार संभव नहीं हो पाता है। मुझे बहुत खुशी है कि अम्बेडकर नामा इस ओर अग्रसर है। सबके साथ न्याय तो नहीं कर सकेंगे, सबको शिक्षा सबको विदेश तो नहीं भेज सकेगा अम्बेडकर नामा, ये शायद संभव नहीं। इसके लिए दूसरों को भी आगे आना चाहिए जो चंदा तो वसूलते हैं लेकिन समाज के नाम पर कुछ भी नहीं करते हैं। मैं उन संगठनों की खास तौर से बात कर रही हूं। तो अम्बेडकर नामा जो है वो इस काम को आगे बढ़ाने की भरसक कोशिश में लगेगा। स्वीकृत पुस्तकें, अब वे बता रहे हैं कि पुस्तकें किस किस तरीके से होनी चाहिए। जो पुस्तक किसी भी कक्षा के लिए स्वीकृत की जाती है उसका प्रकाशन व्यक्तिगत प्रकाशकों द्वारा बहुत ही निंदनीय है। यह एक प्रकट रहस्य है कि किस प्रकार घूसखोरी इस पुस्तक चुनाव के संबंध में की जाती है। हर एक व्यक्तिगत प्रकाशक के ऊपर बड़ा भारी उत्तरदायित्व है। अतएव यदि किसी शिक्षा संबंधी संस्था में किसी प्रकार की अपवित्रता पाई जाए तो उसके लिए कठिन दंड देने में आनाकानी न करनी चाहिए। शिक्षा विभाग लेखकों का एक समूह रख सकता है और योग्य लेखकों को उचित पारिश्रमिक भी दे सकता है। जितनी किताबें प्राइमरी और उच्च स्कूलों के लिए स्वीकृत हों उन्हें शिक्षा विभाग ही प्रकाशित करे। विश्वविद्यालय अपने पाठ्यक्रम के सभी विषयों की पुस्तकें प्रकाशित करे। हाँ, केवल उन विषयों की पुस्तकें
जो किन्हीं खास विषयों पर लिखी गई हों और जिनके लेखक विश्वविद्यालय की अधीनता में नहीं है, बाहर से मंगाई जा सकती हैं। नीचे मैं उन सुधारों का सारांश लिख देता हूं जिन्हें भिन्न भिन्न शिक्षा विद्यालयों में प्रचलित करने की नितांत आवश्यकता है। प्रारंभिक शिक्षा, तो अब प्रारंभिक, माध्यमिक और कृषि स्कूल, इस तीन के तहत किस किस तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए उसका वे उल्लेख कर रहे हैं। प्रारंभिक शिक्षा, उसका पहला पॉइंट 6 वर्ष का पाठ्यक्रम 7 से 12 वर्ष की अवस्था तक। दूसरा पॉइंट निशुल्क और अनिवार्य हो, मतलब 12वीं तक 7 से 12 वर्ष के बच्चों तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिलने चाहिए। तीसरा, लड़कियों और लड़कों की सह शिक्षा, को एजुकेशन। चौथा, अनिवार्य शारीरिक श्रम, खोदना और ढोना। तो इस पॉइंट पर आकर मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, चाहे ये पॉइंट कितनी बार भी उन्होंने जोर देकर लिखा हो, लेकिन मैं इससे असहमत हूं। और शारीरिक श्रम में सबसे पहला वे बोल रहे हैं खोदना और ढोना में, उसमें भी सब डिविजन है। क यानी कि ABCD करके बोल रहे हैं। क, प्रथम से चतुर्थ वर्ग तक प्रति सप्ताह 3 घंटे के, मतलब फर्स्ट क्लास से 4th क्लास तक के बच्चों को सप्ताह में 3 घंटे करना पड़े, जो मैं समझती हूँ बहुत ज्यादा है बच्चों के हिसाब से। और उसमें ख पॉइंट है 5वें और 6ठे वर्ग के लिए 4 घंटे प्रति सप्ताह और 5वें और 6ठे वर्ग के लिए कुछ खेती और घरेलू विज्ञान के पाठ। और छठा, फौजी कवायद प्रति सप्ताह 2 घंटे राष्ट्रीय और नैतिक शिक्षा यानी कि धार्मिक शिक्षा के बदले में। तो ये एक बहुत अच्छी बात वे कह रहे हैं कि नैतिक शिक्षा यानी कि मोरल वैल्यूज सिखाई जानी चाहिए बजाय धार्मिक शिक्षा के। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि 6ठी, 7वीं और 8वीं में हमें रामायण, महाभारत और पौराणिक कथाएं लगी थी, उसी की जगह पर नैतिक शिक्षा देनी चाहिए थी। धार्मिक शिक्षाओं से नैतिकता मिलती हो ऐसा हम कह नहीं सकते। अब माध्यमिक शिक्षा, जो मिडिल स्कूल, मिडिल डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो किस तरह होने चाहिए। हाई स्कूल, 4 वर्ष के पाठ्यक्रम 13 से 16 वर्ष, अनिवार्य शारीरिक श्रम खोदना और ढोना 6 घंटे प्रति सप्ताह, मातृभाषा माध्यम के रूप में और अंग्रेजी दूसरी अनिवार्य भाषा के रूप में। तीसरा पॉइंट, प्राचीन भाषा में वैकल्पिक विषयों में एक वैकल्पिक विषय जो पूरी पढ़ाई के साथ हम एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटी के तौर पर ले लेते हैं। चौथा, अतिरिक्त गणित और विज्ञान की शिक्षा का विशेष प्रबंध, एक्स्ट्रा क्लासेस। पांचवा, फौजी कवायद प्रति सप्ताह 2 घंटे। तो फौजी कवायद से मैं मतलब यहां NCC से ले लेती हूं। छठा, कैंप जीवन का श्रम निशुल्क हर साल 1 मास। सातवां, प्रथम श्रेणी में पास करने वाले पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति। तो यहां पर भी वे शारीरिक श्रम की बात बहुत कड़ाई से बोल रहे हैं और यहां तक कि निशुल्क सेवा करनी चाहिए देश की, ऐसा उनका मानना है कि 1 महीना बहुत ज्यादा होता है 10वीं से 10वीं क्लास तक के बच्चे के लिए। 1 महीना कैंप्स में रहकर शारीरिक श्रम देना देश की तरक्की के लिए, विच इज क्वाइट इम्प्रैक्टिकल। अब कृषि स्कूल, उसमें पहला पॉइंट वे दे रहे हैं कि हर जिले में एक होना ही चाहिए। दूसरा, प्राइमरी वर्ग परीक्षोत्तीर्ण छात्रों का प्रवेश, जो कम से कम 5वीं पास हो वही उसमें एडमिशन ले सकें। ये तो चलिए एक अच्छी बात है। तीसरा, नियमित विद्यार्थियों का 4 वर्ष का कोर्स, विशेष शिक्षा के लिए 6 महीने। चौथा पॉइंट, खेती की व्यवहारिक शिक्षा। पांचवा, बागवानी, रेशम के काम, मक्खन निकालने का काम, मुर्गी पालने का काम। छठा, कैंप जीवन श्रम निशुल्क प्रति वर्ष 1 मास। सातवां, मातृभाषा अंग्रेजी अनिवार्य दूसरी भाषा। आठवां, फौजी कवायद प्रति सप्ताह 2 घंटे। नौवां, अ के मुताबिक छात्रवृत्तियां, मतलब पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्तियां। तो यहां पर ये देखकर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मार्क्सवाद से बहुत प्रभावित रहे होंगे और मार्क्स ने जो कुछ अपने देश के लिए कहा होगा वही जस का तस राहुल सांकृत या NGP लागू करने की कवायद कर रहे हैं, जिससे मैं बहुत ज्यादा सहमत नहीं हूं। अब व्यवहारिकता क्या होनी चाहिए। पहला, प्रत्येक
कमिश्नरी में 1 स्कूल, दूसरा 4 वर्ष का कोर्स, तीसरा रेशम सिलाई, बढ़ईगिरी, चीनी मिट्टी के पात्र, चर्म कार्य, कांच और द्रव्य का काम, कागज बनाना, कल कांटे का काम और व्यवहारिक रसायन शास्त्रादि विषय। तो यहां पर मेरे ख्याल से स्किल्ड वर्कर्स की बात वो कर रहे हैं, क्योंकि ये सभी जो है वो स्किल्ड वर्कर्स बनाने में सहयोग दे सकते हैं, लेकिन किसी को उच्च शिक्षा में सहयोग नहीं दे सकते हैं। गांव का ढांचा बनाना इत्यादि, उसमें वे क्या बातें बोल रहे हैं। पहला पॉइंट, प्रवेश 8वें वर्ग पास, दूसरा अनिवार्य शारीरिक श्रम खोदना और ढोना प्रति सप्ताह 6 घंटे, जो कि बहुत ज्यादा है, हर रोज 1 घंटा। तीसरा कैंप जीवन श्रम निशुल्क प्रतिवर्ष 1 मास। चौथा फौजी कवायद हफ्ते में 2 घंटे। 5 मातृभाषा माध्यम और अंग्रेजी दूसरी अनिवार्य भाषा। छठा अ के समान छात्रवृत्तियां, अर्थात पिछड़े लोगों को छात्रवृत्तियां जो प्रथम श्रेणी में पास हो स्टूडेंट्स। विश्वविद्यालय की शिक्षा किस तरह होनी चाहिए उस पर वे जोर दे रहे हैं, उसकी रूपरेखा इनफैक्ट बता रहे हैं। पहला, भविष्य में उपयोगिता के अनुसार विषयों का सामूहिक विभाग। 2, अनिवार्य शारीरिक श्रम खोदना और ढोना। मैं नहीं समझती कि कोई भी स्टूडेंट इसलिए आता होगा स्कूल कॉलेज, इसलिए जाएं। तीसरा कैंप जीवन श्रम निशुल्क प्रतिवर्ष 1 मास। चौथा राइफल चलाना और दूसरी फौजी कवायद 2 घंटे प्रति सप्ताह। 5, औद्योगिक और सामाजिक विज्ञानों के पढ़ने के लिए विशेष प्रबंध। छठा वैज्ञानिक विचार और उसके अभिव्यंजन की स्वतंत्रता। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें स्वतंत्रता अभिव्यक्त, मतलब अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। आज के दौर की तरह नहीं कि सरकार के खिलाफत करना राष्ट्रद्रोही हो जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां, माध्यम मातृभाषा अंग्रेजी दूसरा अनिवार्य भाषा। 8वां, विज्ञान के स्नातक स्कूल न पढ़ें और दूसरे पेशे भी न करें जिससे उनका ज्ञान व्यर्थ जाए। 9, वैतनिक चांसलर आवश्यक गुणों के साथ। 10, प्राचीन भाषाओं में प्रथम 4 वर्गों के अध्ययन के लिए शिक्षकों को अंग्रेजी ज्ञान की जरूरत नहीं। तो यहां पर मुझे लगता है कि अंग्रेजी ज्ञान की जरूरत वे नहीं बोलते हैं। मैक्स मुलर, जिन्होंने, जो एक जर्मन विद्वान थे, जिन्होंने संस्कृत का गहन अध्ययन किया, हमारे वेद पुराणों का बहुत अध्ययन किया संस्कृत भाषा में। मैक्स मुलर का नाम बहुत लोग जानते हैं और वहीं से उन्होंने खोद खोद कर निकाला था कि क्या गलत हो रहा है यहाँ पर संस्कृति के नाम पर। तो वे जर्मन थे और शायद अंग्रेजी का ज्ञान पता नहीं उन्हें था या नहीं, ऐसा कहीं पढ़ने में नहीं आता कि उन्होंने अंग्रेजी के थ्रू संस्कृत पढ़ी। तो इसलिए ये बात ठीक ही लगती है कि जरूरी नहीं कि अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए। जो भी भाषा आप जानते हो उसको अच्छी तरीके से आप जाने, ये ज्यादा जरूरी है। 11वां पॉइंट, जो प्रोफेसर ऑनर्स और पोस्ट ग्रेजुएट क्लासों में पढ़ाते हैं उनको अन्वेषण संबंधी लेख लिखना जरूरी है। 12वां पॉइंट, प्रोफेसरों की नियुक्ति स्पर्धा परीक्षाओं के द्वारा हो। 13वां पॉइंट, उन पिछड़ी हुई जातियों को वृत्तियां दी जाएं जो मैट्रिकुलेशन परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हों। तो ये वे कुछ रूपरेखा एक छोटी सी है जो बना के पूरी बताते हैं। इसमें से कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल ही इम्प्रैक्टिकल मुझे लगी और जो मैं बीच बीच में आपको बताती रही, जिसमें खासा श्रम करने का जो है। जबकि इसके उलट बाबा साहब बोलते थे कि एक विद्यार्थी को पढ़ने के अलावा कुछ और ना सोचना चाहिए और ना ही करना चाहिए। तो दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन है। और यदि मेरे से पर्सनली पूछा जाए तो मैं भी शारीरिक श्रम में, मैं खुद भी मतलब गार्डनिंग कमेटी की अपने स्कूल टाइम में मेंबर थी, एनसीसी भी था मेरे पास, लेकिन हफ्ते में 1 ही दिन उसकी क्लास हुआ करती थी और हमारे लिए वो एक मजा मारने का साधन थी। इसलिए हम ज्वाइन करते थे कि 2 घंटे क्लास से बंक मारने को मिल जाएगा, ना कि ये कि उसमें मुझे पास भी होना पड़ेगा शारीरिक श्रम में। इस नाते कभी ज्वाइन नहीं किया। तो इसी के साथ ये लेख समाप्त होता है। जहां मेरे से चूक हुई हो समझने में, वहां आप कमेंट सेक्शन में आकर लिखकर मुझे बता सकते हैं।
चलिए अगले लेख में आपसे फिर भेंट होगी, लेकिन वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।